हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। 2025-26 मतलब जो है 2025 1 अप्रैल से लेकर 2026 31 मार्च तक जो उत्तर प्रदेश सरकार खर्चा करेगी, जितना कमाएगी और जितना खर्चा करेगी, उसका विवरण आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। आप सब बजट जानते हैं, बजट की पूरी तरीके से सब जानते हैं। सभी लोग बजट शब्द से फैमिलियर हैं, परिचित हैं। अक्सर हम लोग घर में बोलते हैं यार बजट खराब हो गया, बजट गड़बड़ा गया, बजट नहीं बन पा रहा है। तो हम सभी लोग बजट से परिचित हैं। बजट क्या होता है? आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का एक मैनेजमेंट होता है। बजट यही है, मेनली बजट यही है। तो सरकार का भी अपना बजट होता है। अभी भारत सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत किया था लोकसभा में। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट 2025-26 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह योगी जी का लगातार 9वां बजट था। योगी जी मतलब योगी सरकार का लगातार 9वां बजट प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। तो मैं बजट पे कुछ इसके जो मेन पॉइंट हैं उसको शेयर कर रहा हूँ। अभी बजट की पूरी विश्लेषण मीडिया में भी नहीं है और मैं पूरा बजट भाषण भी नहीं सुन पाया। तो जो बजट की मेन पॉइंट हैं, बजट जैसे कि सरकार का वो एजेंडा है, उत्तर प्रदेश सरकार का एजेंडा है कि योगी जी कहते हैं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 1 ट्रिलियन वैसे कितने जीरो होते हैं इसको हम सबको जानना चाहिए। नहीं तो संबित पात्रा से कोई पूछ लिया था तो संबित पात्रा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। तो वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, 1 ट्रिलियन में 10 की पावर 12 मतलब 10 को 12 बार गुणा करोगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू इसी तरीके से 12 बार अगर गुणा करें, जो संख्या प्राप्त होगी उसे 1 ट्रिलियन कहेंगे। यही 5 ट्रिलियन की अगर बात हो तो 5 इंटू 10 की पावर 12 दैट इज ए 5 ट्रिलियन। अगर 1 ट्रिलियन की बात है तो 10 की पावर 12 10 की घात 12 जो संख्या है वह है 1 ट्रिलियन। तो सरकार का एजेंडा है कि हमें उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन ले जाना, फिर उसके आगे धीरे धीरे ले जाना है। तो सरकार का अपने उस ट्रैक पर, उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बार का जो टोटल बजट की साइज है वह है 8,08,736 करोड़। 8,08,736 करोड़, 8,08,736 करोड़, 8,08,736 करोड़ इस साल उत्तर प्रदेश का टोटल बजट है, जो पिछले साल की बजट से लगभग 9.8% ज़्यादा है। जो पिछले साल का बजट था उसकी जो साइज थी उससे 9.8% ज़्यादा है इस बार का बजट। पिछली बार का बजट कितना था? पिछली बार का बजट था 7,36,000 के आसपास, 7,36,437 करोड़। इस बार का जो बजट है वह है 8,08,761। तो काफ़ी बड़ा अंतर है पिछली बार से। इस बार अगर 9.8% की ग्रोथ है हमारे बजट में, तो यह काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है किसी भी सरकार के लिए कि अगर एक साल में 9.8% की ग्रोथ है बजट में तो यह अच्छी बात है। पिछली बार था 7,36,437, इस बार है 8,08,736। तो ये काफ़ी अंतर है, लगभग 9.8% का ग्रोथ है, तो जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार कह रही जिसमें से हम अपने टोटल बजट का, जितनी की बजट की साइज है 8,08,736 करोड़, इसका हम 22%, अगर मान लीजिए हम इसको राउंड फिगर आपको समझाने के लिए कह देते हैं कि हमारी बजट की टोटल साइज है 1 लाख करोड़ मान लेते हैं, जबकि हमारी एक्चुअल जो डेटा सरकार का है वह है 8,08,736। लेकिन मानते हैं आपको समझाने के लिए, अगर टोटल 1 लाख करोड़ का बजट किया है उसमें सरकार कह रही है हम 22% जो है डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे। मतलब विकास के योजनाओं, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, डेवलपमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उस पर करेंगे। मतलब 22,000 करोड़ रुपए हम डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे। 11,000 करोड़ रुपए में मतलब उत्तर प्रदेश सरकार
एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा करेगी, जो कृषि में है, जो कृषि में समस्याएं, किसानों की आय को बेहतर बनाने के लिए, किसानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार उसमें 11% लगभग खर्चा करेगी। और एक बड़ा अच्छा सरकार का कदम है, इस बार सरकार ने एजुकेशन में बजट बढ़ाया है। एजुकेशन में आपकी इस बार सरकार ने कहा है कि हम 13% टोटल बजट का 13%, मान लीजिए 1 लाख करोड़ अगर बजट है तो 13,000 करोड़ रुपए वह शिक्षा पे खर्चा करेगी। लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा सा सरकार की जो मत है उससे थोड़ा सा मत भिन्नता है, क्योंकि सरकार जो है वो अपने बजट का ज़्यादातर भाग वह प्राथमिक शिक्षा पर निवेश कर रही है। प्राथमिक जो एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर ज़्यादा खर्चा कर रही है। हमें जबकि हायर एजुकेशन और हायर स्टडीज़ के लिए ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि हमें स्किल डेवलपमेंट, डिप्लोमा जैसी डिग्रियों को पर जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर जिस प्रदेश में 24 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो, उस प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा निवेश करना मुझे उचित नहीं लगता। सरकार को हायर एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था कोई हर माँ बाप कर ही लेते हैं, कहीं किसी तरीके से किसी कॉन्वेंट स्कूल में भेज के, कहीं ना कहीं व्यवस्था करके, विद्या मंदिर में, शिशु मंदिर में, बहुत सारे स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन उसके बाद इंटर की व्यवस्था, इंटर की जो पढ़ाई होती है, उसके बाद डिग्री कॉलेज, जो हमारे डिग्री कॉलेज है उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। तो सरकार का जो एजेंडा है, जो 13% सरकार कह रही है कि हम एजुकेशन में खर्चा करेंगे, अगर 13% टोटल बजट का, तो वह हायर एजुकेशन में कितना निवेश करेगी यह देखने वाली बात है। हायर एजुकेशन में भारत, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। हायर एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे यहाँ, ज़्यादातर कोई इंटर करता है तो बीए और साहित्य का विषय लेकर ग्रेजुएट हो जाता है, जबकि उसको चाहिए उसकी स्किल के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार। अगर उसको साइंस में इंटरेस्ट है, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको डिप्लोमा कराएं, उसमें उसको नर्सिंग कोर्स कराएं, उसको जो भी अच्छा लगे जिसने उसका। लेकिन हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास अच्छे यूनिवर्सिटीज नहीं हैं। तो सरकार को जो 13% है, इसमें से मुझे लगता है कि 7 से 8%, 7 to 8% इसको हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट, डिप्लोमा जैसी डिग्री में खर्चा करना चाहिए, और 4 से 5% इसको प्राइमरी एजुकेशन में निवेश करना चाहिए। तब शायद कुछ सिचुएशन, अभी क्या है कि जस्ट अपोजिट है, 3 से 4% जो है हायर एजुकेशन में और 8% के आसपास प्राइमरी एजुकेशन में। तो सरकार को इसमें चाहिए कि सरकार इस सीन को बदले। फिर है सरकार, जैसे कि हर बार की तरह हेल्थ पे सरकार कह रही है कि इस बार हम अच्छा करेंगे, मेडिकल कॉलेज लगातार बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को हेल्थ पे और काम करना चाहिए। हेल्थ में बहुत सारे अभी ऐसे मीडिया रिपोर्ट में आते हैं कि बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज बना दिए गए, वहाँ पर प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो रही। मेडिकल कॉलेज तो बन गए, बिल्डिंग बन गई, लेकिन वहाँ प्रोफेसर ही नहीं। जब प्रोफेसर नहीं तो क्या बिल्डिंग पढ़ाएगी स्टूडेंट को? तो पहले आप जो मेडिकल कॉलेज आपने बना दिया है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए, जिस तरीके से आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो आप नए मेडिकल कॉलेज बनाने के अच्छा कि उस मेडिकल कॉलेज की जो उसको पहले रन करें, उसको पहले चलाएं, उसमें सारे जो नियुक्ति हैं उसको पूरा करें। क्योंकि बहुत सारे सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे टीचर की जॉब खाली है। आप जब अगर हर मेडिकल कॉलेज में देखें तो बहुत सारे मेन डिपार्टमेंट ही खाली है, कार्डियक डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट खाली बैठे हैं, प्रोफेसर ही नहीं है। तो पढ़ाएंगे कौन? जब पढ़ाएंगे नहीं तो किस बात का मेडिकल कॉलेज? तो आप नए मेडिकल कॉलेज बनाने की अपेक्षा, मेरा तो सुझाव सरकार को यही रहेगा कि आप जो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं उनको पहले रन करें, उनको पहले उन सारी सुविधाओं से लैस करें, फिर नए मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ें। तो सरकार कह रही है कि हम इस पर अपने टोटल बजट का 6% खर्चा करेंगे। तो 22% डेवलपमेंट पे, 13% एजुकेशन पे, 11% एग्रीकल्चर पे और 6% हेल्थ पे। तो ये अगर इसको टोटल किया जाए तो लगभग 52% होता है टोटल बजट का। 52% सरकार इन 4 सेक्टर में निवेश करेगी, जो कि अच्छा है। मुझे लगता है कि इसमें एजुकेशन पे और निवेश किया जा सकता है। डेवलपमेंट और एजुकेशन पर अगर निवेश किया जाए, और एग्रीकल्चर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक किसानों का प्रदेश है। यहाँ पर जो मेन पॉपुलेशन है वो किसानी पर, फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। तो उसको कैसे कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हम शिफ्ट करें,
तो ये भी सरकार देखेंगे बजट का भी, जब पूरा मतलब पूरा बजट का आएगा, उसका सरकार को उस पर बजट बहस होगी, सरकार क्या क्या नीतियाँ बनाती है, तो उसमें देखा जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जो, क्योंकि हमारे फार्मिंग किसानी पर गांव में ज़्यादातर लोग किसान और ज़मीन पर ही अभी निर्भर हैं, उनको कैसे जो जितनी ज़रूरत है उतने ही किसानों को खेती में रहने दिया और वहाँ से उनको निकाल कर किसी नए रोज़गार में शिफ्ट किया जाए। हम उनको बागवानी में, हार्टिकल्चर में कैसे शिफ्ट करें, कैसे हम वेजिटेबल में उनको शिफ्ट करें। हम सिर्फ गेहूँ, चावल और ऐसी फसलों में ना उनको फंसा के रखें। तो हमें ऐसी जो हमारी जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसको समर्थन देना चाहिए। सरकार काम कर रही है, अपने बजट का 11% खर्चा कर रही है, तो एक अच्छा है। हम देखते हैं कि अब इस पे MSP पे क्या सरकार क्या क्या कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि 24,863 करोड़ सरकार नई स्कीम चलाएगी, नई योजनाएं जो सरकार इस बजट में लगभग 24,000, लगभग आप राउंड फिगर मान लें तो 25,000 करोड़ का नई स्कीम्स चलेंगी, जो नई योजनाएं लागू होंगी सरकार के द्वारा, उसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि इस आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए केवल 1 करोड़ रुपया रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो उसका बजट है उस बहुत ही न्यूनतम है। मतलब वो किसी एक करोड़ रुपए तो साहब लोग भी बांट के खा लेंगे, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि सिटी कहाँ बनी, क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि पहली बात उसका कोष है, उसका मद है, उसको बढ़ाया जाए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, विभिन्न IITs में, जैसे कानपुर IITs में है, उसमें एक अलग कोर्स चलाया जाए और उससे संबंधित उस IITs विश्वविद्यालय से संबंधित और हमें डिप्लोमा कोर्स चलाया जाए, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग समझें, उससे अपने जीवन को बचाएं और इससे कैसे रोजगार सृजित होगा। सरकार इस पे काम करे, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप अपना गूगल पे एक बार जो सर्च करते हैं, फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें आती है। अपने यूट्यूब पर एक बार अगर आप सर्च कर दिए तो उसको पता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब आपके मोबाइल को पता है, तो आने वाला समय, अभी तो ये तो शुरुआती दौर में है, तो आने वाला समय तो और डेवलपमेंट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो सरकार को जो है 1 करोड़ रुपया, मुझे लगता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कह देने से, उसमें 1 करोड़ रुपया देने से उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है सरकार को इसको बजट को इसमें और बढ़ाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें कैसे रोजगार मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 से 25 करोड़ है। तो हमारे अगर इस क्षेत्र में अगर 1 लाख युवा भी जुड़ जाते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन मैं देखता हूँ सरकार इसमें क्या करेगी। लेकिन जो मद 1 करोड़ रुपये तो कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे लगता है कि साहब लोग फाइल में ही निपटा देंगे, उसमें वो ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। तीसरा, सरकार कह रही है कि टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क साइबर सिक्योरिटी बनेगी। टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क, हम टेक्नोलॉजी कैसे उसकी जहाँ रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा, उसके लिए हम एक रिसर्च पार्क डेवलपमेंट करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, आजकल फ़ोन आता है, पता लगा आपने किसी के साथ अपना OTP शेयर किया और आपका अकाउंट खाली। तो कैसे हम अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों की सुरक्षा को साइबर अटैक से कैसे बचाएं, इसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। एक्सपर्ट आप कहीं बाहर से नहीं मंगा सकते, आप अमेरिका से एक्सपर्ट नहीं मंगा सकते। हाँ, आप उन अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, उनसे अटैच करके उनको एक्सपर्ट बना सकते हैं। लेकिन आप इस क्षेत्र में केवल बातें करने से मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश। और मुझे एक बड़ा अजीब लगता है कि वित्त मंत्री को युवा होना चाहिए, कोई युवा अच्छा पढ़ा लिखा, जो आर्टिफिशियल, जो साइंटिफिक, इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ रखता है, उसको वित्त मंत्री बनाना चाहिए। क्योंकि किसी भी राज्य का जो वित्त मंत्रालय होता है वह बैकबोन होता है सारे मिनिस्ट्रीज़ का, सरकार का वो बैकबोन है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार में भी मुझे लगता है कि महिला हैं, लेकिन जो मुझे हो सकता है मेरी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है सरकार से। भारत सरकार के लेवल पे भी उस तरीके से वित्त मंत्री नहीं है जिस तरीके से चाहिए। और उत्तर प्रदेश में शायद युवा व्यक्ति को, जिसकी उम्र 30 साल 35 साल के आसपास हो, जो ग्रेजुएट हो साइंस में, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, उसको अगर मंत्री बनाया जाए तो उस चैलेंज समझेगा। आप 1 करोड़ रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। सरकार का 2 अक्टूबर 2024 को एक
योजना लॉन्च किया था, जीरो पावर्टी अभियान, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पर हर फैमिली को आइडेंटिफाई करना था। उनकी सरकार के और विभिन्न मदों से सरकार चाह रही थी कि उस फैमिली की जो एनुअल इनकम हो लगभग 1,25,000 हो जाए। तो यह सरकार का जीरो पावर्टी अभियान था। इसमें देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो केवल 10% परिवार के पास 1,25,00,000 से ज़्यादा पर मंथ इनकम होगी। नहीं तो अधिकांश जो फैमिलीज हैं जिनके लड़के बाहर नहीं, जो गरीब हैं, जो बुजुर्ग फैमिली हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है। तो सरकार को पता नहीं इसमें आइडेंटिफाई करने में क्या दिक्कत है। लगभग गांव में मुझे लगता था 10% तो हर गांव में इस योजना के तहत पात्र हैं, लेकिन मेरे गांव में तो ऐसा कोई किसी को अभी तक इस जीरो पावर्टी अभियान के तहत नहीं जोड़ा गया। हो सकता है पेपर किसी जोड़ के प्रधान जी और उनके जो अधीनस्थ हैं वो पैसा निकाल लिए हों, लेकिन गांव में ऐसी, मुझे अगर आपके गांव में ऐसा कोई योजना किसी ने लॉन्च की, किसी ने काम किया है तो आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी योजना पेपर पे है, पिछले साल 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए और इसको गांव में ओपन मीटिंग में इसको सबके सामने रखना चाहिए। परिवार को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये परिवार, अगर कोई गांव में कोई जेन्युइन आदमी परेशान है तो उसको आइडेंटिफाई करके आप कैसे, अगर आप किसी एक को आगे बढ़ाएंगे तो लोग उसको देखकर आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे। आप और योजनाएं बनाने से, पेपर पे योजनाएं बनाने से ग्रोथ नहीं होता। फिस्कल डेफिसिट, सरकार का फिस्कल डेफिसिट लगभग 3.46 है। सरकार ने कहा कि हमारी जो लिमिट है हमारा फिस्कल डेफिसिट उसी में है। सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 86,531 करोड़ है। सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, अगर ज़्यादा है तो डेफिसिट हो जाता है। अगर हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो हम माइनस में होते हैं, हम उधारी में होते हैं। तो उसी को फिस्कल डेफिसिट आज के आधुनिक शब्द में कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, भारत सरकार का भी फिस्कल डेफिसिट है, सबका फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होने पर सरकार पर बर्डन बढ़ता है। सरकार फिर उधार लेना शुरू कर देती है। जो सरकार योजनाएं चलाती हैं, उधार के लेकर घी पीने की चारवाक संहिता अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास एक्चुअल में आपका अमाउंट है उसी के अनुसार आपके बजट में काम करें। फ्री की रेवड़ी बांटना ठीक नहीं है। फिर सरकार ने कहा कि 2016-17 में पर कैपिटा, भारत में पर कैपिटा इनकम की बड़ी बात चलती है। पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए, मैं इस पर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, भारत में पर कैपिटा इनकम और भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। इस पर एक लगभग 1 घंटे का पूरा है कि भारत के अगर केरल का कोई निवासी, कोई मल्लाह है, कोई मछली पकड़ने वाला है, उत्तर प्रदेश का कोई निवासी है, खेती करने वाला, गुजरात का कोई व्यवसायी और आसाम का कोई व्यक्ति, कैसे उसकी पर कैपिटा इनकम सेम हो सकती है। तो सरकार कह रही है कि जब 2016-17 में अखिलेश जी की विदाई हुई और योगी जी आए, उस समय पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की 52,671 रुपये थी, 52,671 रुपये। इस समय 93,514 रुपये है। तो सरकार कह रही है कि हमारे समय में पर कैपिटा इनकम में काफ़ी वृद्धि हुई पिछले 7-8 सालों में। ये बात सही है, अगर 52,000 से कोई 93,000 पहुंचा है तो काफ़ी लगभग 40,000 आसपास इंक्रीज हुआ है। तो अगर 8-9 साल में 40,000 तो लगभग हर महीने, हर साल लगभग 5,000 रुपये सरकार पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी कर रही है। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का बेनिफिट क्या सबको मिल रहा है? क्या अगर आप 93,514 रुपये 93,514 रुपये क्या पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति की है? गांव में जो किसान, जिसके पास बहुत छोटी सी जमीन है, बहुत छोटा टुकड़ा है, क्या उसी को निर्भर है और उसके पास कोई अन्य स्रोत, इनकम कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो क्या उसके पास भी हम पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं कि उसका भी 93,000 रुपये अब एनुअल है? मतलब आप मोटा मोटा मान लें कि 8,000-9,000 रुपये पर मंथ। तो ऐसे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर मंथ इनकम इतनी नहीं है, वो किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे, मैं तो रिपोर्ट में बहुत सारे मेरे जानने वाले अभी उड़ीसा में अडानी के ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एरिया में
कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सी महिलाओं के पास एक कपड़े हैं, मतलब एक ही जोड़ी कपड़ा है, वही पहनती हैं। तो ये हकीकत है। बहुत सारे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत क्षेत्र होंगे जिनके पास पर्याप्त भोजन, पर्याप्त कपड़े, पर्याप्त आवास की सुविधा, इंटरटेनमेंट की बात छोड़ दीजिए, तो जब भोजन पहले मिल जाए तो फिर इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट की बात करना उसके बाद की बात है। फिर सरकार कहती है कि स्मार्ट सिटी। मोदी जी का एक बहुत प्यारा स्लोगन था, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप पता नहीं आप लोगों को कितना कोई अगर बताना चाहे कि उनके आसपास इंदौर को छोड़ दें तो कौन सा ऐसा सिटी है जो आज के समय में स्मार्ट सिटी है। उत्तर प्रदेश वैसे इंडिया की कोई सिटी स्मार्ट है? मुझे तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि इस इतनी ओवर पॉपुलेशन के द्वारा, इतनी जनसंख्या होने के बाद जिस प्रयागराज में 30 से 40 किलोमीटर जाम लग रहा है, वहाँ स्मार्ट सिटी हो सकता है? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं किसी सरकार को, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी आए तो स्मार्ट सिटी की बात किए थे। आप इस समय कोई बताना चाहे तो आप जिस सिटी में रहते हो आप बता सकते हैं कि हाँ मेरी सिटी स्मार्ट है। मैं उसका अगर है तो मैं, हो सकता है मेरे जानकारी में नहीं हो तो मैं उसका भाई ऐड कर लूँगा, लेकिन कोई अगर बताना चाहे बताएं कितनी सिटी स्मार्ट हुई। 2014 से लेकर आज 2025 चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा हम स्मार्ट सिटी के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। और जो मलिन बस्ती है उनके लिए, जो गांव में जो मलिन बस्तियां हैं, झोपड़पट्टी है, उनके विकास के लिए सरकार 400 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया है कि हम स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कितनी सिटी इस वर्ष मतलब 2025-26 में कितनी सिटी स्मार्ट होती हैं। क्यों इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए रखा है। मैं देखूंगा कि जब हम अगली बजट देखेंगे तो सरकार बताएगी कि हमने एक साल में कितने सिटी को स्मार्ट सिटी किया। तो आप किसी भी, आप प्रयागराज ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, काशी ले लीजिए, मतलब ट्रैफिक जाम, अयोध्या ले लीजिए, और आप अपने आसपास देखिए तो ना स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट के पहली बात तो मोदी जी ने कह तो दिया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी किस तरीके से, जो टोक्यो की तरह स्मार्ट सिटी, लंदन की तरह स्मार्ट सिटी, या जैसे पहले होती थी स्मार्ट सिटी, जैसे पहले सिटी होती थी उससे आज के समय में थोड़ा स्टेशन थोड़ा अच्छा हो गया, बस अड्डा थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ी सफाई हो गई, उसको आप स्मार्ट सिटी कहना चाहते हैं। अगर आप उसको कहना चाहते हैं तो शायद हो सकता है उस पैरामीटर पर बहुत सारी सिटी स्मार्ट सिटी हो गई होंगी, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल है स्मार्ट सिटी का, अगर उस आधार पर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप फिर बताएं कि आपके पास कितनी स्मार्ट सिटी हैं। तो सरकार कह रही है तो मानते हैं। बेसहारा पशु के लिए आश्रय योजना सरकार, जो बड़े उत्तर प्रदेश में सारे किसान बेसहारा पशु, जो छुट्टा जानवर, उनसे परेशान हैं। जानवर इंसानों से परेशान है, इंसान जानवर से परेशान है। जानवर इसलिए परेशान हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है तो वो किसी के फसल में चले जाते हैं, खाते हैं। और इंसान इसलिए परेशान है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करके उस फसल को बचाते हैं, फिर रात में डर लगता है कि कहीं जानवर उसको खा न लें, तो फिर रात भर वहाँ झोपड़ी में रह के उसको फसल को बचाते हैं। तो किसान जानवर से परेशान, जानवर किसानों से परेशान। तो सरकार ने इस परेशानी से बचने के लिए एक आश्रय योजना लॉन्च किया है, जो लगभग सभी ब्लॉक और गांव मतलब जिले में जारी है। उस आश्रय योजना के लिए सरकार ने 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फिर है अर्बन फ्लड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्लान, जो शहरों में पानी जब बाढ़ आती है तो उससे जो फ्लड समस्या हो जाती है, बाढ़ की समस्या हो जाती है, ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जब बारिश होती है तो बहुत सारे शहरों में बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे घरों में पानी आ जाता है, तो सरकार ने इसके लिए, इस समस्या से बचने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये एक अच्छा, मतलब 1000 करोड़ रुपया काफ़ी बजट है। अगर हम 75 ज़िले हैं, अगर उसको सही से एडजस्ट करें और सही से यूटिलाइज करें तो एक अच्छा अमाउंट है। इससे हम ड्रेनेज प्रॉब्लम, वो फ्लड जो प्रॉब्लम है, बाढ़ की समस्या है, उससे हम निजात पा सकते हैं। लेकिन देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बनने की राह पे है, और कितनी इसमें जो काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो यहाँ मशीनरी है, वो कितना करती है।
फिर सरकार सोलर एनर्जी के लिए इस बार अपने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने 150 करोड़, जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये अच्छा कदम है सरकार का। मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार का जो बढ़ता हुआ कदम है वो अच्छा है, क्योंकि हम जितना फॉसिल फ्यूल्स कम से कम यूज करें उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो सरकार का जो कदम अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सबसे सेफ अगर रिन्यूएबल एनर्जी है वह सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 4 नए एक्सप्रेस वे की, जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे इतने बन रहे हैं। बहुत अच्छा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पूरा एक तरीके से एक्सप्रेस वे का नेटवर्क हो गया है। इससे हमें कितना रोजगार आएगा ये तो भविष्य में हम देखेंगे, कितना डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक्सप्रेस वे बनने की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे कनेक्टिविटी स्मूथ हो गई। हम कहीं से कहीं बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। हमारे जो पहले ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थे वो बहुत डिले होते थे, अब एक्सप्रेस बनने की वजह से हमारी कनेक्टिविटी स्मूथ हो गई। अगर इस समय जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और सरकार का प्रोविजन है कि हम 4 नए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जैसे मैंने कहा 1 करोड़ है वो अपर्याप्त है, उसको सरकार कम से कम 50 करोड़, और मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पेसिफिक किसी विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए थी, जिसमें विदेशी और संस्थानों से और जो विभिन्न IITs के एक्सपर्ट हैं, जो IISc बेंगलुरु के एक्सपर्ट हैं, उनको उसमें लाके शामिल करके हम एक कॉलेज ही शुरू कर सकते थे, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शार्ट कोर्स 6 महीने का देकर हम उनको स्किल कर सकते थे, और इस चुनौती से जो उत्तर प्रदेश की जो भविष्य में होने वाली समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने, अगर कोई यहाँ यंग मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होता, कोई युवा वित्त मंत्री होता तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा पैसा खर्चा करता। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार आगे करेगी। फिर आते हैं अयोध्या टूरिस्ट डेवलपमेंट पर। सरकार ने अयोध्या पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस बार बजट में, क्योंकि अयोध्या में जब से रामलला आए हैं तब से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो उनके फैसिलिटेशन के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए सरकार बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। इस समय आप विंध्याचल चले जाइए, चित्रकूट जाइए, अयोध्या जाइए, मथुरा जाइए, तो इस समय मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए जो हम पहले जाते थे तो मंदिरों की हालत देखकर, टूटे हुए मंदिर देखकर दर्द होता था। इस समय आप जाते हैं तो मंदिरों की स्थिति, आप विंध्याचल मंदिर देखिए, कॉरिडोर देखिए, आप काशी कॉरिडोर देखिए, राम मंदिर देखिए, तो चित्रकूट आप जाइए, तो सरकार इस सेक्टर पे, रिलीजियस एस्पेक्ट पे बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार अयोध्या टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़, चित्रकूट टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, चित्रकूट अगर भगवान राम अयोध्या से निकलते हुए धीरे धीरे दक्षिण की तरफ गए थे, तो सरकार उस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए चित्रकूट पर्यटन विभाग विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मथुरा टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी 125 करोड़ रुपए, और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए। लगता है कि रामलला के बाद अगला नंबर कृष्ण जन्मभूमि का है। जिस तरीके से सरकार का फोकस, जिस तरीके से कॉरिडोर, जिस तरीके से सरकार वहाँ अपना फोकस बढ़ा रही है, लगता है अब यहाँ से अयोध्या से टेंट निकाल कर मथुरा चलने की तैयारी है। तो सरकार का जो बजट बता यही रहा है कि सरकार का एजेंडा हो सकता है कि 2025-26 में कुछ वहाँ बजट के एक, मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, कि अनुमान लगा रहा हूँ कि हो सकता है सरकार वहाँ अपना अगला तंबू वहाँ लगाने की तैयारी में है, क्योंकि मथुरा पर्यटन विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए, वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए, और वहाँ के मंदिर विकास के लिए 50 करोड़ रुपए। तो मथुरा में काफ़ी लगभग 275 करोड़ रुपए सरकार ने वहाँ के खर्चा किया है। फिर सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फिर है जो मुझे इस बार बजट का सबसे अच्छा सेगमेंट लगा हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी इन विलेज। गांव में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए, अब मैं नहीं जानता किस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी करेंगे, गांव के लोगों को कैसे डिजिटली कनेक्ट करेंगे, क्या उनको डिजिटल बुक देंगे, या मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एजुकेशनल बुक्स और रिलीजियस बुक, जो हमारे
अच्छे साहित्य हैं उनका एक संग्रह हर ग्राम पंचायत पे होना चाहिए, वो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, क्योंकि डिजिटल फॉर्म हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, डिजिटली उतनी एडुकेटेड नहीं होते, तो उनके लिए अगर हम फिजिकल बुक अवेलेबल करा पाएँ तो अच्छा है। लेकिन सरकार का शुरुआत अगर डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाह रही है तो यह बड़ा अच्छा कदम है, जिसके लिए 454 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। फिर सरकार का, जिसमें मोदी जी झाड़ू लगाते थे, स्वच्छ भारत मिशन में 425 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि इस मत पे और स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य की पहली कुंजी है। हम जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। अगर हम आसपास अपने जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी, उसको हम दूर भगाएंगे तो हमारा जो हेल्थ पे खर्चा होगा वो कम होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो हम अच्छा अपने विकास के लिए काम करेंगे। तो सरकार का जो फोकस है स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़। देखते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहरों की जो गंदगी है बहुत साफ नहीं है। आप हर बस अड्डे पे जाइए तो देखिए वहाँ टॉयलेट वहाँ जो बने हैं वो बड़े ही ख़राब स्थिति में। स्टेशन की जो टॉयलेट हैं वहाँ पर आप जा नहीं सकते। और मेरा सरकार से, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो सिटी होते हैं उसमें महिला के लिए टॉयलेट बनना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो टॉयलेट कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए टॉयलेट के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था होती नहीं। क्योंकि और उनके लिए हर 1 किलोमीटर पे जो सिटी के अंदर है, मान लीजिए मैं अमेठी या सुल्तानपुर जाता हूँ, तो वहाँ पर अगर सिटी में महिलाओं के लिए स्वच्छ टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यूरिन समस्या बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे सरकार अगर स्वच्छ भारत मिशन करना चाहती है तो टॉयलेट एक बड़ी जरूर एसेंशियल चीज़ है सबके लिए। तो महिलाओं के लिए हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो महिलाओं के लिए, महिला स्पेसिफिकली सरकार को चाहिए कि हर सिटी में जो जहाँ मार्केट है, जहाँ लोग अपना व्यापार करने जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, वहाँ पर एक दो महिला टॉयलेट होना चाहिए सिर्फ महिलाओं के लिए। अगर ऐसा कुछ करती है सरकार तो बड़ा अच्छा कदम हो सकता है। फिर है पीएम आवास योजना के 448 होगा। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए, जल्द से बिजली बनाने के लिए, उसके लिए सरकार का बजट है लगभग 4000 करोड़, 3953 करोड़। फिर है एक्सप्रेस वे के लिए, एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट के लिए है सरकार का 900 करोड़। बलरामपुर स्टेट मेडिकल कॉलेज बनाने की सरकार की योजना है, जिसका मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर जगह मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं जरूरत है तो उसको करना चाहिए। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज बन गए हैं उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, उसको कैसे स्मूथली उसमें एनरोल किया जाए लोगों को, उसमें सारी फैसिलिटी, कैसे मेडिकल फैसिलिटी, स्टाफ, फैकल्टी, सारे लोगों को बढ़ाया जाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बनाने से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होता, उसमें लोग आए, उसमें फैसिलिटी हो, उसमें सुविधाएं, उसमें दवाएं हों, तब कोई मेडिकल कॉलेज बनता है। नहीं तो बिल्डिंग बनाने के, रेनोवेशन करने के, किसी उस पर साइन बोर्ड लिखने से कि दिस इज ए स्टेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज नॉट गुड। आप कोई अगर मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ जो आधारभूत काम है उसको करिए। वहाँ की फैकल्टी कैसे लाएंगे, इतने सारे आप प्रोफेसर कहाँ लाएंगे। मान लीजिए मेरे जिले में, अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अगर हर जगह आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे देंगे तो पढ़ने कौन जाएगी। इतने प्रोफेसर क्या उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है? मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रदेश में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है सही से पढ़े लिखे क्वालिफाइड, वहाँ प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे। तो सरकार का अपना देखना चाहिए कि हम इतने मेडिकल कॉलेज भी खोल दें कि उसमें प्रोफेसर ही ना है, केवल मेडिकल कॉलेज खोल के बैठे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने कहा कि सरकार कह रही है कि हम स्मार्ट क्लासेज इन स्कूल्स, हर स्कूल को स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेज लगाएंगे, स्मार्ट क्लासेज चलाएंगे। लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में क्लासेस चलती ही नहीं, तो स्मार्ट क्लासेस कैसे होंगी। फिर है कि जैसे मैंने कहा कि सरकार का एजेंडा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। 10 की पावर 12 याद रखिएगा, नहीं हो सकता है कहीं आप कोई पूछ ले कि भैया कितना होता है 1 ट्रिलियन में, 0, तो 10 की पावर 12। फिर है सरकार का फिजिकल डेफिसिट जो है वह 3.46 है। और जो मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा बजट का कोई भी पार्ट खराब लगता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। जबकि मैं चाहता हूं किसी भी सरकार में, चाहे भारत सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट की बात अगर मैं करूं, तो मैं चाहता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हर सरकार का बढ़े।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार को दोबारा कोई आय प्राप्त नहीं होती, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार को आय प्राप्त होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह है 5,83,174 करोड़ का है, 5,83,174 करोड़, जबकि है कैपिटल एक्सपेंडिचर वह है 2,25,561 करोड़, लगभग आधे से भी कम है। तो सरकार को चाहिए कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करे अपने बजट को। अब मैं इसका सिनार ख़त्म कर रहा हूँ, तो लास्ट पॉइंट यही है कि अपने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए पर कैपिटा इनकम में सबकी अंत्योदय विकास हो, कैसे हो, सबका साथ कैसे हो, सबका विकास कैसे हो, अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाएं, रोजगार सबको मिले, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारे टेक्निकल कोर्स जैसे डिप्लोमा कोर्स है, नर्सिंग कोर्स हैं, अगर ऐसे कोर्स दिए जाएं तो उत्तर प्रदेश की जो युवा जनसंख्या है वह बहुत सारे काम कर सकती है। तो सरकार का टोटल बजट देखकर अच्छा लगा कि सरकार का बजट बढ़ रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ सरकार का एजेंडा होना चाहिए, उस पर जाना चाहिए। सरकार को अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना चाहिए और सरकार को सब्सिडीज और फ्रीबीज की तरफ न जाकर सरकार को एजुकेशन में, मुझे लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में पहली प्रायोरिटी इनकी हायर एजुकेशन हो, सेकेंड प्रायोरिटी सेकेंडरी एजुकेशन हो, और लास्ट प्रायोरिटी जो अपना जो टोटल इनका एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का, उसमें ऐसे मतलब 30 एंड 20 रेशियो, 50% आप हायर एजुकेशन में, 30% आप सेकेंडरी एजुकेशन में और 20% आप प्राइमरी एजुकेशन में खर्चा करें, तो शायद हो सकता है आगामी 5-6 साल में उत्तर प्रदेश की कुछ दशा बदल सके। क्योंकि हम किसी को इतिहास भूगोल पढ़ाकर उनको फिर जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनके पास कोई स्किल होती नहीं, जॉब मिलती नहीं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसलिए सरकार को इस एरिया में अपना जो एलोकेशन ऑफ एजुकेशन है, जो बजट है, उसको रिव्यू करना चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हम अगर सबको हायर एजुकेशन ना दे पाएँ तो सेकेंडरी एजुकेशन दें, कम से कम हम इंटर तक उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे वो भविष्य में कुछ काम कर सकें। हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन अपने विषय का ज्ञान नहीं होता, हमें अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं पता होता, किस विषय से हम ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी हमें नहीं पता। तो सरकार को ऐसी शिक्षा प्रणाली को रिव्यू करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई लेकिन उसका देखते हैं क्या रिजल्ट हुआ। तो ये है उत्तर प्रदेश बजट का जो पेश हुआ था, उसका रिव्यू था। आई होप मैंने जो मेरे पास तथ्य थे उसके साथ, उस तथ्य के साथ अपनी बात विश्लेषण आपके समक्ष रखा। हो सकता है कि अभी सरकार कुछ बजट करेक्शन, बहुत सारे बजट चर्चा में बात संशोधन करेगी तो और देखा जाएगा। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें नहीं हुई, तो मैं जो प्राइमरी डेटा थे उसको मैंने शेयर किया आपके साथ। थैंक यू।